सुपर पावर्स का सबको शौक होता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आवर सुपर पावर्स, और इन सुपर पावर्स यानी लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा अगर अभी तेजी से कोई लैंग्वेज ग्रो कर रही है तो वो है जावास्क्रिप्ट। और आज हम इस पावरफुल लैंग्वेज को आसान तरीके से समझेंगे। एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। इसको समझने के लिए वी नीड टू गो इन अ पास्ट। पहले ये समझते हैं कि इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स थी। बिफोर जावास्क्रिप्ट वेबसाइट स्टैटिक होती थी। वेबसाइट का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, यानी कोई इंटरेक्शन हम नहीं कर सकते थे। फिर 1995 में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आई और इसने वेबसाइट को डायनामिक एंड इंटरेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। वेबसाइट से लेकर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में इस लैंग्वेज को यूज किया गया। अब थोड़ा इजी करके समझते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या और इससे हमें क्या हेल्प हो सकती है। देखें, एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल से समझाता हूँ। रेस्टोरेंट में कस्टमर को मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग डिशेस और आइटम की लिस्ट होती है। HTML से आप वेबसाइट में डिफरेंट एरियाज में इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हो और मेन्यू को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना दो तो कस्टमर को खाना ऑर्डर करने में मजा आता है। और वेबसाइट को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने का काम CSS का होता है। अब जावास्क्रिप्ट आता है जैसे एक एफिशिएंट वेटर। जब आप ऑर्डर करते हैं, वेटर ऑर्डर किचन में लेकर जाता है, शेफ से बात करता है और फिर आपको टेस्टी और रेडी टू सर्व डिश सर्व करता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में इंटरेक्शन लाता है। जैसे आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं, जावास्क्रिप्ट उस कमांड को लेकर जाता है, वेबसाइट के बैकएंड से कम्युनिकेट करता है और वेबसाइट को डायनेमिकली अपडेट करता है। जैसे कि आपको लाइव रिजल्ट, फॉर्म वैलिडेशन और जो रिजल्ट आप डिमांड कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट आई तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए थी। आई नो बहुत से लोग इन दो वर्ड्स को लेके काफी कंफ्यूज होंगे, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। इन दोनों को भी रेस्टोरेंट की एग्जांपल से समझते हैं। रेस्टोरेंट में जो मेन्यू कार्ड कस्टमर के हाथ में है, यानी वेबसाइट या ऐप में जो यूजर को आप दिखा रहे होते हो, दैट इज क्लाइंट। और सर्वर को ऐसे समझ लो जो खाना पकाने का प्रोसेस, यानी वेबसाइट या ऐप में यूजर ने जो डिमांड की है उस रिजल्ट को तैयार करने का काम सर्वर का होता है, जिसे हम बैकएंड भी कहते हैं। अब समझते हैं ये जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट ग्रो क्यों कर रही है। 2009 में Node.js की हेल्प से अब आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी रन कर सकते हो और रिलेशनल डेटाबेस यानी MySQL और NoSQL यानी MongoDB भी कनेक्ट कर सकते हो। React.js को फेसबुक ने 2013 में रिलीज किया, जिससे अब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड रियल टाइम जैसे फेसबुक जैसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो। यही रीजन है कि जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी चाहिए। React.js या Node.js, इन पर काम करने के लिए आपकी जावास्क्रिप्ट पर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। मैंने इस कोर्स में कोशिश की है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो कवर करूं, ताकि जब मैं React.js या Node.js पर कोर्स बनाऊं तो आपकी बेसिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद मैं इसका एडवांस कोर्स बनाऊंगा जिसमें हम थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कवर करेंगे। बिना टाइम जाए के लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं एंड बिलीव मी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट पर काम करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब को समझने के बाद, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए ये कोर्स पूरा ज़ाया हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप जावा में काम करें या PHP में काम करें, आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। इन सब में सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स तकरीबन सिमिलर ही होती हैं। और लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर प्रैक्टिस से होते हैं और एक्सपीरियंस से होते हैं। चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। हो सकता है कि आपके इनमें से बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो, तो आप डायरेक्ट जंप करके उस पार्ट पे आ सकते हैं जिसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को हमारी HTML में रन कर सकते हैं। कोड की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। मैं इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ब्लैंक होगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे index.html क्रिएट करूँगा क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट को HTML में रन करके इसको टेस्ट करने वाला हूँ ब्राउज़र में, इसलिए मैं HTML में इसका कोड करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर करूँगा तो ये मेरा HTML का बेसिक कोड रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। यहाँ पे एक हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो हमारी HTML की फाइल रन हो रही है या नहीं हो रही। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं ऑब्वियसली एक एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा जो मैं अपने लास्ट कोर्स में रिकमेंड कर चुका हूँ आप लोगों को। उसका ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा मेरी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने पोर्टफोलियो बनाना आपको सिखाया है। इसको जैसे ही मैं गो लाइव करूँगा तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो उसमें ये खुल जाएगा। अभी मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा, क्रोमियम से रिलेटेड मैं दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ब्राउज़र अच्छा लगता है। अच्छा, हमारी HTML की फाइल रन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली थी, वो मेरी हेडिंग यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब एक और चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप कोई भी कोड करो, आप इवन प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो कोशिश करो गिटहब को इस्तेमाल करो। और गिटहब का कोर्स भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटहब का भी। मैं गिटहब में इसको लिंक करवाऊंगा एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। इसका भी मैं कोर्स पूरा बना चुका हूँ। ये मेरा फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं इसको, अच्छा ये कह रहा है मेरी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं है इस नाम से। यस, नाम से क्रिएट नहीं है, बना दो। और मैंने नाम रखना है जावास्क्रिप्ट बेसिक कोर्स, ठीक है।
सही है, मुझे चेंज करना हुआ तो मैं बाद में चेंज कर दूंगा। तो ये तो हमने HTML फाइल को सिंपली अभी रन किया है। अब हम रन करेंगे जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं HTML के अंदर। एक तो हमारे पास ये है कि हम हेड के टैग में लिख दें स्क्रिप्ट और इसको ओपन करके इसको क्लोज कर लें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करने के लिए कि रन हो रही है या नहीं हो रही, जिस तरीके से मैंने एक हेडिंग क्रिएट की थी जावास्क्रिप्ट में, मैं इसका बिल्ट-इन मेथड यूज़ करूँगा console.log। console.log हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र में जो आपको प्रीव्यू हो रहा होता है वो HTML की मदद से हो रहा होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का काम क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं इस पैरेंथेसिस में अपना स्ट्रिंग पास करूँगा, हेलो आई एम वर्किंग फाइन, और आपको स्ट्रिंग पास करने के लिए इस तरीके से डबल कोट देना है। इसमें आप फिर जो भी कैरेक्टर लिखोगे वो सपोर्ट कर लेगा। आपने इसको सिंपली सेव कर लेना है और फिर जाना है ब्राउज़र में। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे दिख रही है एक हेडिंग और कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप क्रोमियम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, लाइक क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, या क्रोमियम से रिलेटेड कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, इवन आप सफारी भी अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास राइट क्लिक पर आएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ होगा या फिर इंस्पेक्ट लिखा हुआ होगा। आपने करना है इस पर क्लिक, इस तरीके से आपको दिखेगा एलिमेंट कंसोल सोर्स नेटवर्क। ये जो ब्राउज़र में चीज़ें होती हैं ये डेवलपर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जो भी ब्राउज़र में आपको दिख रहा है, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ यहाँ पर करोगे, लाइक HTML CSS, वो यहाँ पर आप उसका कोड देख सकते हो, लेकिन बैक एंड रिलेटेड चीज़ें नहीं देख सकते हो। इसलिए हम अपने डेटाबेस रिलेटेड सारे काम बैकएंड लैंग्वेजेस में करते हैं। और यहाँ पर मैंने हेड में जो अपना स्क्रिप्ट का टैग रखा हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आप जावास्क्रिप्ट को HTML में रन कर रहे हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसलिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी देख सकते हो। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट को Node.js की मदद से एग्जीक्यूट करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं देख सकोगे, क्योंकि अब वो एज अ बैक एंड लैंग्वेज सर्व कर रहा है। अभी आप इसको एज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ। एज अ बिगिनर हमें ये पता होना जरूरी है हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करने के लिए ये क्यों यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ। हमें इसको डिबग करने के लिए कंसोल में ही जाना पड़ेगा। ये हेलो आई एम वर्किंग फाइन दिखा रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं अगेन इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मुझे इसको भी जूम करना पड़ेगा ताकि आपको सही तरीके से दिखे। ये देखें, हेलो आई एम वर्किंग फाइन मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट होके दिख रहा है। और मुझे ये भी पता लग रहा है कि index.html की लाइन नंबर 8 पे ये कोड रखा हुआ है। मैं जाके देखूंगा, यस 8 पे ही रखा हुआ है। तो ये डेवलपमेंट टूल काफ़ी हेल्प करता है आपको ये देखने के लिए कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करके इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एज अ सेपरेट फाइल रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक प्रीफर्ड वे है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने का। आप जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो एक सेपरेट फाइल में करो। चलिए मैं इसका नाम रख लेता हूँ script.js। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जब आप फाइल बनाओगे तो आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे JS। जिस तरीके से आपने HTML के लिए HTML यूज़ किया था, CSS के लिए .css यूज़ किया था, जावास्क्रिप्ट के लिए आप .js यूज़ करोगे। और नाम का ख्याल रखना। इसको सेव कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पर भी मैं console.log लगा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये मैंने उनके लिए लिखा है जो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिले। इससे आपका ही फ़ायदा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियो ला सकूँगा अगर मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो हो गया, और मैं अपनी टीम को बढ़ाऊँगा ताकि ये जो मेरे एडिटिंग और ये जो सोशल मीडिया रिलेटेड सारे काम है उसमें मुझे आसानी हो। अभी ये सारी फटीक मुझे देखनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को स्लो यूट्यूब पे ला रहा हूँ। मेरे प्लान में बहुत कुछ है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी एप्लीकेशन भी आपके सामने लाना चाह रहा हूँ इस चैनल पर, और कंप्लीट एप्लीकेशन हम बनाए फुल स्टैक और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाएंगे। बट ऑब्वियसली भाई को सपोर्ट करो ताकि ये चैनल ग्रो हो। कमेंट ज़रूर करा करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। ओह हाँ, हमने फाइल तो बना ली लेकिन हमने इसको इंपोर्ट तो किया नहीं, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, index.html में जाएंगे और यहाँ पर अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। जब हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे तब भी हम स्क्रिप्ट का ही टैग ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे src, और src के अंदर हम अपनी फ़ाइल का नाम बता देंगे। मेरी फ़ाइल का नाम है script.js और ये मेरी फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं और ये मेरा कोड आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मैं इस कोड को हटा लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपना सारा कोड इस फाइल में करने वाले हैं। तो ये था हमारा बैच 6। मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के दो वेज हैं। एक तो ये है, इस तरीके से हम स्लैश स्टेरिक देके अपने कमेंट को ओपन करके जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस का हमें कमेंट देना हो हम दे सकते हैं। और एक वे होता है ये वाला, डबल स्लैश लगा के अगर आपको एक लाइन का कमेंट देना है तो दिस इज़ अ गुड वे। अगर आपको मल्टीपल लाइंस का कमेंट देना है तो ये वाला वे आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इसको कर देते हैं चेक बॉक्स। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे चेक बॉक्स करते जाएंगे। इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसको भी कोड की एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। इन दोनों में से पहले हम वेरिएबल्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। अब मैं यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट की एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। मान लो आपने एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया वेबसाइट के अंदर। अब आप कॉन्टैक्ट अस में वेबसाइट में यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन लोगे? ऑब्वियसली उसका नाम लोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लोगे, उससे मैसेज लोगे। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन यूजर की? 3 इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका मैसेज। अब इन 3 इन्फॉर्मेशन को यूजर से जब हम एज अ इनपुट लेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट में पहले स्टोर करेंगे। तो जो स्टोर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारे पास वे होता है वार। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम स्पेस। अब यहाँ पर हमने जो भी यूजर से इनपुट लिया उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। अभी तो मैं स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे देकर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको प्रोजेक्ट की एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको बेसिक पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को प्रोजेक्ट की एग्जांपल से समझेंगे। और उस वक्त जो भी हम यहाँ पर एज अ एग्जांपल समझ रहे हैं वो रियल प्रोजेक्ट्स में करके देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे स्टैटिक दे रहा हूँ नेम ABM। अब मान लो आपने कॉन्टैक्ट अस में एक नेम की फील्ड बनाई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ इनपुट और इसको टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट। ये मैंने एक HTML का टैग ओपन किया। अब यहाँ पर मैं जो भी यूज़र से वैल्यू लूँगा, ब्राउज़र में चलते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है जो हमने यूज़र से लेनी है। इसमें प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको नज़र आए नेम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू ले रहा हूँ और जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया तो जो वैल्यू मैंने ली है उसको सर्वर तक ले जाने से पहले मुझे उसको एज अ वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब जो स्टोरेज का काम होता है ना, वो होता है वेरिएबल का। अब जैसे मैंने यहाँ पे वार लिखा स्पेस नेम इक्वल टू, इस तरीके से जब मैं इसको दूंगा और सेव करूंगा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसको स्टोर किया है। अब ये स्टोर हुआ या नहीं हुआ ये टेस्ट करने के लिए हम करेंगे यूज console.log। यहाँ पर जाते हैं। पहले हम console.log में डायरेक्टली स्टैटिक वैल्यू देख रहे थे तो उसके लिए हम यूज कर रहे थे डबल कोट। लेकिन अब हमारे पास वैल्यू एक वेरिएबल में पड़ी है और इस वेरिएबल को इस मेथड में पुट करना है। हम इसमें ना सिंगल कोट यूज़ करेंगे ना डबल कोट यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सेव करके जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है। मैं इसके साथ एक और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने का वे होता है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ नेम स्पेस और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्लस का साइन। अब हमारे पास 2 स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं डेटा टाइप में आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रिंग क्या होता है। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दूं कि मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं और अभी मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, प्लस के साइन से जोड़ के console.log की मदद से प्रीव्यू करवा दिया। यहाँ पर एक ही लाइन में मुझे दोनों वर्ड साथ में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को स्टैटिक वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेट करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे मैं दिखाता भी हूँ एक और वेरिएबल बना के, वार लास्ट नेम, और मैं कहता हूँ इसमें कोड लिख देता हूँ। अब मुझे इन दोनों वेरिएबल को साथ में दिखाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फुल नेम लास्ट नेम। अब मेरा ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज साथ में आएंगी। मैं इसको हटा लेता हूँ और सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये मेरी दोनों वैल्यूज साथ में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़र से जो भी इनपुट लोगे वो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे होगे और फिर इन वेरिएबल्स को आप ले जाओगे सर्वर के पास विद द हेल्प ऑफ एजेक्स या जो भी आप यूज़ कर रहे हो। वो मैं एडवांस कोर्स में कवर करूंगा विद रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमें 2 मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। एक है लेट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल नेम और अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ABM कोड साथ में स्पेस के साथ। ये भी वही काम कर रहा है जो वार कर रहा था, लेकिन इसका पर्पस थोड़ा सा चेंज है। इसको समझने के लिए आपको थोड़े मेथड्स वगैरह चाहिए होंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो और ऐसे वेरिएबल बनाओ जो आगे चल के चेंज हो सकते हैं, तो वो आप लेट में बनाओ, क्योंकि ये मॉडर्न फीचर है।
वार हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। वार में जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेट का काम होता है स्कोप बेस। लेट को यूज़ कीजिएगा क्योंकि आगे चल के आप हेवी मेथड्स बनाओगे। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो उसमें आप फंक्शंस बनाओगे और उन फंक्शन में अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप वैल्यू को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो अपने वेरिएबल्स में, उसका वे ये है। और वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अब इस वेरिएबल को यहाँ पर टाइप करूँ और यहाँ पर आके मैं इसकी वैल्यू को लिख दूँ abm कोड टेस्ट, तो ये मेरी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। सेव करके इसका प्रीव्यू देखूँ। ऑब्वियसली मैंने इसको नीचे console.log तो किया ही नहीं है, इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं एक और console.log लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम। तो ये जब मैं सेव करके देखूंगा तो ये देखें abm कोड टेस्ट हो गया। और इससे पहले भी डिबग कर लेता हूँ इसको। इससे पहले क्या था, तो ये देखें पहले abm कोड था, फिर abm कोड टेस्ट हो गया। तो ये हमने क्या किया, इसी वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। जब हम ओवरराइड कर रहे होंगे तो दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। जो बिगिनर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि दोबारा इसको डिक्लेयर कर देते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं ये करूँगा तो ये एरर देना शुरू कर देगा। और आप जब भी कोई एरर आए जावास्क्रिप्ट का, उसको console.log में पढ़ा ज़रूर करो। मोस्टली एरर्स आपको यहाँ पे देखने से ही समझ आ जाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। आइडेंटिफायर फुल नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि हमारा वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है और हम दोबारा इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये नहीं कर सकते हम जावास्क्रिप्ट में, हमें यहाँ से लेट हटाना पड़ेगा। अब ये तो था वार लेट। एक और हमारे पास वे होता है कॉन्स्ट, उसको भी हम समझते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट स्पेस, मैंने यहाँ पे दे दिया जेंडर और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको भी console.log करके डिबग कर लेते हैं कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। ये भी देखे उसी तरीके से काम कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ गया मेल। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेल जो है इसको मैं चेंज ना कर सकूँ। ऑब्वियसली मैं मेल हूँ तो मैं चेंज कैसे करूँगा ये। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर इक्वल टू XYZ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये एरर आ जाएगा, यानी कि ये चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये इसकी ब्यूटी है इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, कि आप कोई ऐसी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हो जो आप नहीं चाहते हो कि फ्यूचर में चेंज हो, तो आप कॉन्स्ट यूज़ करोगे। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं ताकि हमारा एरर ख़त्म हो जाए। तो जब हम सेव करेंगे तो एवरीथिंग वर्किंग फाइन, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियंस। इसको भी समझते हैं। अब देखें डेटा टाइप क्या होते हैं ये समझ लो। डेटा टाइप को यूज़ हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे लिए अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि इससे हमारे एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं। जब आप बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे ना तब आप इस बात को समझोगे। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट बनाई जिसकी मदद से अब आपको जावास्क्रिप्ट में हर वेरिएबल के साथ एरे में कोई वैल्यू भी दे रहे हो ना, उसकी भी आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है। ये जो मैंने यहाँ पे डबल कोट में वैल्यू दी है ना, ये हमारा स्ट्रिंग है। यहाँ पे जब माउस लेके जाओगे तो आपको बता रहा होगा ये स्ट्रिंग है। डबल कोट में या सिंगल कोट में आप जो वैल्यू इसमें पास करोगे वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग मतलब आप उसमें कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ABC तो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर्स भी डाल सकता हूँ, ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ, ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये होता है हमारा स्ट्रिंग। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। जावास्क्रिप्ट को समझ आ जाता है जब आप डबल कोट डालते हो तो कि हमारे कोड में कौन कौन से स्ट्रिंग है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है अगर आप डबल कोट नहीं यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट नंबर और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर पास कर देता हूँ। ये मेरा डेटा टाइप है नंबर। नंबर में आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर और फ्लोट। करंटली हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और जो वैल्यू उसमें पास कर रहे हैं इट इज़ इंटीजर। हमें कैसे पता लगा ये इंटीजर है? इंटीजर हमें ऐसे पता लगा क्योंकि इसके अंदर हमने सिंपली नंबर पास किए हैं और इसमें कोई डॉट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा। अगर आप इसमें दे दो 20.5, अब ये हमारा हो गया फ्लोट। बस इतना सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ इंटीजर, ये हमारा हो गया फ्लोट 20.5 और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। बस इस बात को समझ लो कि स्ट्रिंग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर यानी कि नंबर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी वो इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास होता है एक और बूलियंस। अच्छा, वैसे डेटा टाइप बहुत सारी हैं
लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ना, वो होनी है नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब डेटा टाइप है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे हमने इस तरीके से, अच्छा अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से नेम दे रहा हूँ। आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे तो आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। जैसे आप एज एक वेरिएबल ले रहे हो तो उसमें आप ऑब्वियसली ये यूज नहीं करोगे कि ये इंटीजर है या ये, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है तो आप इसके आगे इस तरीके से कमेंट लगा के बता सकते हो कि ये हमारा इंटीजर है। अब बूलियन में हम पास कर देते हैं ट्रू। जैसे हमने इसमें ट्रू फॉल्स लिखा, जावास्क्रिप्ट को पता लग गया ये बूलियन है, हमें जावास्क्रिप्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास होता है एरे। एरे के लिए आप यूज़ करते हो ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के अंदर अब आप कोई भी वैल्यू दोगे कॉमा सेपरेटेड, वो आपका एरे है। एरे को भी हम समझेंगे डिटेल के अंदर, इसका भी हमारे पास टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक डेटा टाइप ये होती है हमारी। इसके अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप होती है, अच्छा एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जब सेव कर रहा हूँ तो मेरा कोड खुद ब खुद फॉर्मेट होता जा रहा है। इसकी भी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये प्रीतियर। इसको यूज़ करने का तरीका मैं अपने पोर्टफोलियो वाले कोर्स में बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन पेस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको जाके देख लो एक बार। अगर आपको HTML और CSS का कोर्स भी देखना है तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने डिटेल में बनाया है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब उन कोर्सेज में समझा दी हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इस तरीके से, सॉरी इक्वल टू डालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्ट है बस। इस और यही तरीके आपको दूसरी लैंग्वेजेस में भी मिलेंगे, एरे बनाने के, ऑब्जेक्ट बनाने के, नंबर्स बनाने के। और हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आप जावा जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इन डेटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, इसलिए ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतनी डेटा टाइप को समझते हैं, आगे जब हम और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको हम कर देते हैं चेक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। इसमें मैंने तीनों चीज़ों को अलग कर दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। इन तीनों को कोड की एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें मैथ रिलेटेड चीज़ें। आप सही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम दो वैल्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को अज्यूम कर लेते हैं दिमाग में, और हमने यूज़र से दो चीज़ों की क्वांटिटी पूछी है। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ प्रोडक्ट ए इक्वल टू, उसने प्रोडक्ट ए उसने सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी 4 सेलेक्ट की है, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं क्वांटिटी। और प्रोडक्ट बी, एक और वेरिएबल बना लेते हैं प्रोडक्ट बी के नाम का, इसके अंदर हम लिख देते हैं 5। हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ए सेलेक्ट की है, उसमें उसने क्वांटिटी 4 सेलेक्ट की है, और एक प्रोडक्ट बी है जिसमें उसने 5 क्वांटिटी सेलेक्ट की। अब अगर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को सम करना हो, सिंपल है। अब ऊपर भी हम यहाँ पर प्लस साइन यूज़ कर रहे थे, दो वेरिएबल को कॉन्केटिनेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम प्लस के साइन से दो वैल्यूज़ को सम करेंगे। दिखाता हूँ, लेट सम इक्वल टू प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कॉन्केटिनेट किया, लेकिन यहाँ पर वो सम करेगा। बताता हूँ क्यों, पहले कंसोल लॉग कर लेते हैं। सम, मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ सम, ठीक है। मैं अभी कंसोल लॉग कर रहा हूँ सम को, इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो हमारे पास आ गया सम 9, मतलब 4 + 5 कितना हुआ 9। यहाँ पर क्या हुआ, उसने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसने प्लस के साइन पे, प्लस की जगह पे इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया। अब उसके पीछे रीजन बताता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस यूज करोगे तो वो कॉन्केटिनेट करेगा। अच्छा, एक और बात, अगर आपने एक इंटीजर, एक नंबर वैल्यू है और दूसरी स्ट्रिंग है, अगर आपने इस तरह के एक्सप्रेशन भी दिए, जैसे मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, ये 45 कर देगा। इसीलिए डेटा टाइप्स को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपसे एज अ बिगनर मिस्टेक हो सकती है इस तरह की। यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे होगे या आप बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होगे तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आपके साथ होंगी कि आप दो वैल्यूज़ को सम कर रहे होगे बट वो सम नहीं हो रही होंगी। तो आप उसी वक्त अपने माइंड में ट्रिगर कर लेना कि मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर तो यूज़ कर लिया इन दोनों के बीच में, लेकिन मैंने इन दोनों में वैल्यू को नंबर नहीं किया, इसलिए वो मेरा सम नहीं कर रहा। तो बस यही डेटा टाइप के भी कॉन्सेप्ट है और यही अरिथमेटिक का काम है, दो वैल्यूज को प्लस करना। हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसने दो प्रोडक्ट तो ली, लेकिन इन दोनों की प्राइस को अब मल्टीप्लाई करना है। इसको भी चेक करते हैं। इसका नाम मैं क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है, क्यू छोटा, और इसका नाम मैं कर देता हूँ टोटल। अब हम बताते हैं प्रोडक्ट ए प्राइस, और प्राइस हमने रख दिया इसका 400, और प्रोडक्ट ए, इसका ए कर देता हूँ, प्रोडक्ट ए प्राइस और प्रोडक्ट बी प्राइस, इसका हमने रख दिया 500।
प्रोडक्ट ए की प्राइस हमारी 400 है, प्रोडक्ट बी की प्राइस हमारी 500 है। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इनसे हमारी प्राइस मल्टीप्लाई हो जाए। जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, उसमें क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा और उसके बाद आपने जो अमाउंट वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे आपने कहा हुआ है कि ये प्रोडक्ट का अमाउंट 400 है, स्टैटिक वैल्यू आपने दी हुई होती है प्रोडक्ट अमाउंट की, आप यूज़र से नहीं लेते हो अमाउंट, लेकिन क्वांटिटी आप यूज़र से ले रहे होते हो। तो आपने अगर कोई इस तरह की वैल्यू दी हुई है तो उसकी जो अर्थमेटिक लॉजिक है ना, वहाँ पर जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे होते हो उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कह रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। अब जो टोटल है प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई का भी नाम मैं क्वांटिटी कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें, और इसको भी मैं क्वांटिटी कह देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ए क्वांटिटी, प्रोडक्ट बी क्वांटिटी, और थोड़ी देर के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वैसे टोटल क्वांटिटी है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम इसको ऊपर ले आते हैं और इसको हम कह देते हैं टोटल क्वांटिटी। ये तो हो गया टोटल क्वांटिटी, और इन दोनों को हमने सम कर दिया तो ये हमारा क्वांटिटी हो गया। और ये हमारे पास है प्राइस, प्रोडक्ट ए की प्राइस को प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको कह देते हैं प्रोडक्ट ए टोटल कितना बना। इस टोटल को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ए क्वांटिटी से। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों को आखिर में ले आता हूँ। प्रोडक्ट बी की चीज़ों को प्रोडक्ट बी के साथ रख देते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो इस एग्जाम्पल से, तो इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ कोड को। अब हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी हमारे पास 4 और प्रोडक्ट ए प्राइस उसकी हमने 400 डिसाइड की हुई है। ये यूज़र ने सेलेक्ट की है, ये हमने स्टैटिक दी हुई है। अब प्रोडक्ट ए का टोटल कितना बना, इसको पहले कंसोल लॉग कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए का टोटल बना, सेव करके चेक करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आया। अच्छा, ये जो एरर है ना, आप एरर से ही समझ गए होंगे कि क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 38 script.js, लाइन नंबर 38 में हमने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी वेरिएबल इसको दिया हुआ तो है, क्योंकि ऊपर हम जब प्लस माइनस कर रहे थे तो उस वक्त हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रहा क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो घबराना नहीं, इसके एरर को पढ़ो, समझो और उस लाइन पे जाके अब इसको कमेंट करके फिलहाल इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए की प्राइस हो चुकी है 1600, और इसी तरीके से हमने सेम टास्क यहाँ पे भी परफॉर्म कर लिया। इसमें हमने क्या कहा, प्रोडक्ट बी प्राइस को प्रोडक्ट बी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, और इसके वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया और इसका हमने कर दिया टोटल। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट बी का टोटल। अब इन दोनों को हमने कर दिया सम, तो टोटल क्वांटिटी आ गई, और इन दोनों को हमने कर देना है टोटल अमाउंट। तो और टोटल अमाउंट में हमने प्रोडक्ट ए का टोटल लिया और प्रोडक्ट बी के टोटल से सम करके इसका हमने दिखा दिया टोटल अमाउंट। आपका जो टोटल बिल बना वो ये बना 4100 रुपये। जो यूज़र ने ई कॉमर्स वेबसाइट पे, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें यूज़र ने जो प्रोडक्ट और क्वांटिटी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल बना वो ये बना। तो ये जो सारी अर्थमेटिक आप वेबसाइट पे यूज़र को दिखा रहे होगे वो सब जावास्क्रिप्ट से करोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, इस तरह की एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए ई कॉमर्स क्या, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, और आगे चल के हम समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। ऑब्वियसली मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन इस बेसिक कोर्स से आप बना सकते हो, लेकिन आप जब काम करोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस बात का ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो यार, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोर्स ज़ाया हो जाएगा। यूट्यूब आपको स्किल देता है, प्रैक्टिस आपको एक्सपीरियंस देता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस आप शो करोगे रिक्रूटर को ताकि आप हायर हो सको। ये बात ज़रूर याद रखना। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी सिंपल है। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई थे, कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास होते हैं डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल और नॉट इक्वल। इस तरह की चीज़ों को हम कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज़ कर रहे होंगे। कंपैरिजन से आप वर्ड से ही समझ रहे होगे कि इसका पर्पज़ क्या होगा। मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, लेकिन इसको डिटेल में आप अच्छे से समझोगे इफ़ एल्स के अंदर, क्योंकि इसका ज़्यादा यूजेज होने वाला है इफ़ एल्स में। हम एक काम करते हैं, हम चेक करवाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ए क्वांटिटी प्रोडक्ट बी क्वांटिटी के बराबर है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कंपेयर प्रोडक्ट क्वांटिटी। मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रोडक्ट ए क्वांटिटी प्रोडक्ट बी क्वांटिटी के।
अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस वेरिएबल में जब मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा था तो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इसमें मुझे रिजल्ट मिल रहा था मल्टीप्लाई होके। ये दोनों वैल्यू नहीं दिखा रहा था इस वेरिएबल के अंदर, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई होके रिजल्ट दिखा रहा था। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ का ऐसे समझ लो, इस वेरिएबल में आप पूछ रहे हो जावास्क्रिप्ट से क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ऑब्वियसली या तो आंसर हाँ में आएगा या ना में आएगा। तो इन जावास्क्रिप्ट आपको हाँ या ना का जो आंसर है वो ट्रू फॉल्स में मिलेगा, यानी कि बूलियन में मिलेगा। डेटा टाइप्स के वर्ड्स में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ताकि आपको इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में ये ऑपरेटर यूज़ करने से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक या तो हाँ या ना का जवाब, क्योंकि हमने, आप सिर्फ कोड से ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम इन दो वेरिएबल के बीच में पूछ रहे हैं क्या ये बराबर है, हाँ, अगर बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आएगा। अभी आप अज्यूम करो यहाँ पे क्या आएगा, तब तक मैं कोड लिख के इसका रिजल्ट दिखा भी देता हूँ। हम चेक करें कि आपको कोड समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप अज्यूम करो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका प्रीव्यू में दिखाता हूँ, फॉल्स आया। हमने कंपेयर किया प्रोडक्ट क्वांटिटी को, तो हमें बता रहा है कि ये इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो बराबर नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ कंपेयर, और इन दोनों वेरिएबल को भी इस कंसोल लॉग में प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी एक वे है कंसोल लॉग में वैल्यूज़ प्रिंट करने का। आप कॉमा भी दे सकते हो, आप कॉन्केटिनेट भी यूज़ कर सकते हो। मैं कॉमा यूज़ करता हूँ, इससे मेरा ऑटोमेटिकली स्पेस भी आ जाता है और कोड की फॉर्मेटिंग भी मुझे सही लगती है। तो ये देख रहे होंगे आप कि कंपेयर कर रहा है 4 को बराबर है, इसके बीच में मैं एक साइन भी लगा देता हूँ क्योंकि कंसोल लॉग है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से कंपेयर कर रहा हूँ। 4 = 5 फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोड 4 दे दूँ, एक वेरिएबल है और एक मैंने हार्ड कोड वैल्यू दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि 4 बराबर है 4 के, इसके अंदर 4 पड़ा है, इसके अंदर भी 4 पड़ा है, तो 4 बराबर 4 के क्या हुआ, ट्रू हो गया। बस इस चीज़ को समझ लो कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आपको रिटर्न क्या देगा, हाँ या ना में। हाँ या ना हमें मिलता है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में हम इसको नंबर्स में भी अज्यूम कर सकते हैं, 0 1। फॉल्स हमेशा 0 होता है, ट्रू हमेशा 1 होता है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और मैं यहाँ पे ऐड करूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर में एक तो हो गया डबल इक्वल, एक हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल। इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर इसमें कंफ्यूज होते हैं, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है यार, ये समझ नहीं आता। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने इसका, अब यहाँ पे मेरे पास आया फॉल्स। अच्छा, इसको रहने देते हैं इस तरीके से, एक और नया बना लेते हैं हम ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। ये मैं मिटा लेता हूँ, कंपेयर विथ ट्रिपल इक्वल करके यहाँ पे, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कंपेयर, सिंपली कंपेयर इज इक्वल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर जब हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं तो हम दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ डेटा टाइप्स को भी कंपेयर कर रहा होता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 और यहाँ पर मैंने लिखा है 5 इस तरीके से, और इसका मैंने रिजल्ट चेक किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, फॉल्स। हालांकि मैंने दोनों में 5 ही लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, पर क्या हुआ कि ये वैल्यू इसके बराबर तो है पर डेटा टाइप बराबर नहीं है, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसमें एक इक्वल हटा दूं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको समझो बात को, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रिपल इक्वल टू को ज़्यादा यूज़ करते हो और ये प्रीफर्ड वे होता है क्योंकि इससे एरर के चांसेस कम होते हैं। आप जो यूज़र से वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आपने उन दोनों के बीच में कंपैरिजन लाना है तो आप ट्रिपल इक्वल को ज़्यादा यूज़ करने वाले हो फ्यूचर में। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू के अंदर डिफरेंस क्या है। एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल भी सिंपल है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कंपैरिजन नॉट इक्वल का कर लेता हूँ। नॉट इक्वल में मैं कहता हूँ कि 5 बराबर नहीं है 5 के, और मैं इससे पूछता हूँ नॉट इक्वल का रिजल्ट होगा, और यहाँ पे साइन भी लगा देता हूँ। सेव करके इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ तो ये फॉल्स आया। क्यों? 5 बराबर नहीं है 5 के। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 बराबर है 5 के, ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ फिर से कंपेयर करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं हो रहा? प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर भी वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ आ रहा था। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या कर रहे थे, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लॉजिक्स लगाएंगे दो वैल्यूज़ के बीच में। ऊपर भी हमें बूलियन रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर भी हमें बूलियन ही रिटर्न करेगा, लेकिन ये भी कोड की एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। पहले तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें हमारे पास ऑपरेटर होते हैं एंड ऑपरेटर, ये इसको हम कहते हैं, इस तरह के जो दो साइन आपको मिलेंगे उसको हम कहते हैं और। ये वाला हो गया और ये हमारा हो गया एंड। अब हम एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें पता हो। ये वाला जो साइन है इसको हम एंड कहेंगे, ये वाले साइन को और कहेंगे, और नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, वो दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं कि लेट, पहले मैं एक स्टैटिक वैल्यूज़ की एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ऊपर जो प्रोडक्ट्स और उस वाली एग्जांपल से आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इक्वल का ही वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले एंड ऑपरेटर की एग्जांपल दिखाता हूँ स्टैटिक वैल्यू से। अच्छा, यहाँ पर मैं करूँगा $=5, 5 बराबर है 5 के, और मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया, लेकिन मैंने साथ में एंड लगाकर मैंने कहा 4 बराबर है 5 के। मैं इस वेरिएबल के अंदर कह रहा हूँ कि चेक करो 5 बराबर है 5 के और 4 बराबर है 5 के, यानी कि मैं स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर ये दोनों वैल्यू, मतलब ये और ये एक साथ पूछ रहा हूँ, ये और ये दोनों बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आया। अब इसको मैंने प्रीव्यू किया तो ये मेरे को दिखा रहा है फॉल्स। हुआ क्या कि 5 बराबर है 5 के, लेकिन 4 बराबर नहीं है 5 के। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, एक भी कंडीशन। और इसी तरीके से हमारे पास होता है और ऑपरेटर। मैं दिखाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और का साइन, और सेम मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करके चेक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ट्रू मिला, ऊपर मुझे फॉल्स मिला, नीचे ट्रू मिला। क्या हुआ ये कि यहाँ पर आपने स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी कि 5 बराबर हो 5 के और 4 बराबर हो 5 के, तभी ट्रू रिटर्न करना। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, चेक किया और उसने हमें कर दिया रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 4 बराबर 5 के नहीं है। और नीचे हमने कहा या तो 5 बराबर हो 5 के या फिर 4 बराबर हो 5 के, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तुम ट्रू रिटर्न कर दो। इस तरह का केस आपके पास प्रोजेक्ट्स में आ सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर मैं बात कर दूं, जैसे आप चेक करना चाह रहे हो कि यूज़र को डिलीवरी फ्री देनी है या नहीं देनी, आपने चेक किया या तो यूज़र ने 4 क्वांटिटी सिलेक्ट की है या यूज़र ने इतने रुपए की परचेजिंग की है तो उसके लिए डिलीवरी फ्री कर दो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ की होंगी, तो उसमें आप चेक करते होंगे। अगर आपने नहीं की तो आप जाके देखिएगा, ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, जाके सिर्फ वहाँ पे वेबसाइट में उसके रिजल्ट्स को देखिएगा, और उसके रिजल्ट से आप वेबसाइट्स में जब भी कोई चीज़ देखो तो अपने दिमाग में कोड बनाओ कि यार ये चीज़ जो हो रही है ये चीज़ इस तरीके से हो रही होगी। और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट को एक बार अच्छे से देखो कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है। तुम्हारे जहन में जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा यूजेज होता है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो आपको बहुत सारी वेबसाइट में ऐसे ही मिल जाएगी देखने के लिए। एप्लीकेशंस के लिए तो आपको अकाउंट परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह की वेबसाइट ई कॉमर्स, उसमें तो आप जाके देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट क्या किस लेवल का काम कर रही है वेबसाइट को इंटरेक्ट बनाने के लिए। इंटरेक्शन से मेरा मतलब एनिमेशंस नहीं है, इंटरेक्शन से मेरा मतलब है वेबसाइट यूजर से डेटा ले रही है और उसको रिजल्ट दे रही है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा। अब वो बैकएंड से कम्युनिकेट भी कर रही होगी और फ्रंट एंड में ही आपको उसी वक्त रिजल्ट दे रही होगी। तो ये थी सिंपल एग्जांपल जिसमें आपने समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आप वेरिएबल भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ए लिख दूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट बी लिख दूँ तो भी ये चल जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप डायरेक्ट वेरिएबल्स लिखो या फिर आप स्टैटिक वैल्यू दे दो, लेकिन प्रैक्टिस में ऑब्वियसली जब आप रियल प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो वेरिएबल्स का यूजेस ज़्यादा कर रहे होगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑपरेटर को चेकबॉक्स कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। इसमें भी मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कंडीशनल स्टेटमेंट अलग तरीके से समझाऊंगा, स्विच स्टेटमेंट और लूप, ये सारे कंट्रोल फ्लो के अंदर आते हैं। चलिए कोड की एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। अच्छा, अब मैंने जो टॉपिक की सिलेक्शन की है ना, वो यकीन करो इसलिए मैंने इस तरीके से किए, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं पॉइंट्स।
अब देखो ऊपर हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा, कंपैरिजन ऑपरेटर को समझा, अब यहाँ पर उसको हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ एल्स के अंदर। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इफ़ एल्स के अंदर होगा आपके कोड में, क्योंकि वेबसाइट में जब आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, लाइक ई कॉमर्स टाइप की अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके पास इस तरह के केस बहुत सारे आएंगे जिसमें आप कंडीशनल बेस चेक करोगे और उसके हिसाब से आगे टास्क को परफॉर्म करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन इस कंपेयर के अगेंस्ट एक्शन कैसे परफॉर्म करूं। जैसे अगर ये ट्रू हो तो ये वाला काम कर दो, अगर ये फॉल्स हो तो ये वाला काम कर दो। इस तरह के केस में आपके पास हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो यूजर ने वेबसाइट में 5000 की चीजें ली हैं, तो आप उसके लिए डिलीवरी फ्री कर दो। आप डिलीवरी फ्री करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा वहां पर, जो भी डिलीवरी के आपके चार्जेस हैं। तो इस तरह की कंडीशंस आप जब लगाओगे तो वो इफ एल्स की मदद से लगा रहे होगे, और आप यूज कंपैरिजन ऑपरेटर को ही करने वाले हो उसमें। एग्जाम्पल से समझते हैं कोड की। मैं कहता हूँ कि टोटल अमाउंट, जो ऊपर हमने टोटल अमाउंट का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है यूजर का, अगर ये टोटल अमाउंट ग्रेटर देन है 5000 रुपये के, तो तुम डिलीवरी फ्री कर दो। यहाँ पर मैं अपना जो भी कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखिएगा इस कोड की एग्जाम्पल को। इफ में आपने पैरेंथेसिस ओपन करने हैं, और ये जो आपने कंडीशन पहले वेरिएबल में डाल रहे थे यहाँ पर, अब आपने वो कंडीशन को अब यहाँ पर आप इस तरीके से इसको चेक करवाओगे। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आपको वेरिएबल में इसको करना है तो ऊपर आप यहाँ पर इस बूलियन करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको लेके अगर मैं इसके अंदर अब यहाँ पे ये लगा दूंगा तो भी ये कोड चल जाएगा। ऑब्वियसली ये वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको रन करने के लिए, लेकिन कोड शॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली इसके अंदर ही कंडीशन लगा दूंगा। एक वेरिएबल क्यों बनाऊं जब मैं डायरेक्ट इसके अंदर कंडीशन लगा सकूं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो टोटल अमाउंट अगर ग्रेटर देन 5000 के है, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी। अदरवाइज हमने इसको कहा कि भाई, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के अपनी वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ कि भाई तुम्हारा 5000 रुपये में 500 रुपये डिलीवरी फीस मिला के तुम्हारा टोटल अमाउंट बन गया 5500 रुपये। वो मैं एल्स में कोड कर लूँगा, और अगर वो एलिजिबल है तो मैं इसको इस ब्लॉक के अंदर जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसके अंदर जो भी मैं काम करूँगा वो इस कंडीशन के बेस पे हो रहा होगा। अगर ये ट्रू होगी तो मेरा ये वाला कोड चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इफ एल्स। इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। रिजल्ट चेक करते हैं इसका। ये देखिए हमारा कमेंट यहाँ पे दिख रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि टोटल अमाउंट हमारा 5000 होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका अमाउंट भी इको करवा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि अमाउंट कितना है। 4100 दिखा रहा है यहाँ पे कि 4100 आपका अमाउंट बना है, जो एलिजिबल नहीं है फ्री डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पर एल्स में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दो, और डिलीवरी चार्जेस ऐड करने के बाद मैं इसको कहता हूँ 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगाओ इसको, और डिलीवरी चार्जेस को अरिथमेटिक ऑपरेटर से प्लस करवा दो टोटल अमाउंट में। अब मैं टोटल अमाउंट के वेरिएबल में डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दूंगा। डिलीवरी चार्जेस कैसे ऐड करूँगा, टोटल अमाउंट प्लस डिलीवरी चार्जेस। अब जब मैं टोटल अमाउंट को कंसोल लॉग करूँगा तो मेरा अमाउंट बनेगा, अब यहाँ पे ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका अमाउंट बता देता हूँ। ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, तो ये मुझे दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्री डिलीवरी। तो मेरा यहाँ पे क्या किया, 4100 में 500 और ऐड करके उसने टोटल आपको अमाउंट बता दिया 4600। तो ये है सिंपल इफ एल्स की कंडीशन। इसके अंदर एक और चीज़ होती है एल्स इफ, उसको भी समझते हैं। एल्स इफ में हम क्या कर रहे होते हैं कि बता रहे होते हैं हमारे कोड को कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर से चेक करो, हो सकता है उसका अमाउंट, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, एल्स इफ। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि टोटल अमाउंट, चलो अगर 5000 से बड़ा नहीं है तो हो सकता है कि 4000 से बड़ा हो, तो 4000 से बड़ा हो तो उसको डिलीवरी चार्जेस थोड़ी कम कर दो। जब जैसे ये जो कोड है मैं इसके अंदर लगाऊंगा, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस कर दो, क्योंकि उसका 4000 का बिल बना है, उसके हिसाब से मैं इसको डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये लगाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको जब चेक करूँगा तो ये क्या करेगा, 4300 रुपये कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो टोटल अमाउंट था 4100 से बड़ा है, तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ना ये वाला हुआ ना ये वाला हुआ। ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की खासियत होती है कि आप अपने लॉजिक्स की मदद से अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आपके पास इस तरह के केसेस बहुत सारे आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। ये भी बहुत इजी है, इसको भी कोड की एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये सिमिलर है इफ़ एल्स के, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट, और उसमें हम कह देते हैं डे, टुडे। अब मान लो आज मंडे है, हमारे पास सिनेरियो ये है
कि मंडे के दिन हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, हम उसको 200 का स्पेशल डिस्काउंट देंगे। ये मैंने एक अज्यूम किया है, मैं इसको एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ। अच्छा, स्विच के लिए हम लिखेंगे स्विच, उसके बाद फिर हम लगाएंगे पैरेंथेसिस जिसमें हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे। आज के दिन को इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पास करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे केस और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे अगर मंडे है तो क्या करो। अब जिस तरह हम ऊपर इफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक जो भी कोड लिखते थे वो एग्जीक्यूट होता था इस इफ के अंदर, उसी तरीके से केस में हमारे पास इस तरीके से हम एक सिनेरियो ओपन करते हैं कि अगर मंडे है, अब यहाँ से लेकर ब्रेक तक, अब ये एक सिनेरियो हो गया हमारा, ये समझ लो ये एक इफ हो गया हमारा। इसके अंदर मैं कोई भी कोड लिख देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मंडे है तो मैं एक डिस्काउंट देना चाहता हूँ और वो डिस्काउंट का वेरिएबल मैं ऊपर बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट डिस्काउंट अभी 0 है, अगर मंडे है तो डिस्काउंट दे दो 200 का, और डिफ़ॉल्ट में मैंने इसको वापस 0 कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है जैसे हमने इफ़ के अंदर बताया और उसके बाद हमने एल्स में अपना कोड बता दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करो। हम एक और भी कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ट्यूसडे हो तो 100 का डिस्काउंट दे दो। हमने यहाँ पर ट्यूसडे कर दिया इसको। अब हमारे पास डे है जिसमें हमारे पास हमने आज के दिन को स्टोर किया हुआ है, ये मैंने स्टैटिक वैल्यू पास की हुई है। ऑब्वियसली इसके लिए हम कोई फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हम डेट गेट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल हैं। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर टोटल अमाउंट में माइनस करवा देते हैं डिस्काउंट को। यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से इसमें से वैल्यू को माइनस कर लेंगे। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर ये कॉन्स्ट वेरिएबल होता तो ये इसको चेंज करने नहीं देता, लेकिन हमारे पास ये लेट वेरिएबल है इसलिए ये हमें चेंज करने दे रहा है वैल्यू को। अब हम जब इसको कंसोल लॉग करेंगे और यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ टोटल अमाउंट को, और इसका जाके ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास न्यू अमाउंट आ गया 4100। अब हुआ क्या कि अब टोटल अमाउंट हमारा कितना बना था, इसको ऊपर भी देख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारा जो बना था इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ एक बार ताकि हमें पता हो, क्योंकि हमारी ऊपर इफ एल्स चल रही है तो उससे समझ नहीं आएगा अभी करंट अमाउंट क्या चल रहा है, क्योंकि ऊपर भी हमने उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस किए हैं। तो करंट अमाउंट हमारा ये है और आफ्टर दिस स्विच स्टेटमेंट हमारा अमाउंट क्या हुआ वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमारा 4300 था, मंडे आया तो उसको 200 का डिस्काउंट मिल गया जिसकी वजह से हमारी वैल्यू हो गई 4100। अब हम इसमें ट्यूसडे लिख देते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 4200, यानी कि उसने 100 का डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरह के सिनेरियोस भी आ सकते हैं आपके पास। यही कंडीशन आप इफ एल्स की मदद से भी कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया कोड। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास है लूप। लूप में हमारे पास बहुत सारे सिंटेक्स हैं जैसे कि फॉर लूप, फॉर ईच, वाइल। अभी हम फॉर लूप और वाइल को समझ, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लूप के। लूप्स आप तब रन करते हो जब आपके पास रिपीटेशन ऑफ टास्क हो। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास 10 केक के ऑर्डर आए और आपको एवरेज टाइम 15 मिनट केक डिलीवर करने में लग रहा है। अगर आप 10 घरों में जाओगे तो ये 1.5 से 2 घंटे या 2 घंटे से ऊपर भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये काम जल्दी करना हो तो आप क्या करोगे, 10 बंदे हायर कर लोगे और उन 10 बंदों को केक डिलीवरी का काम दे दोगे, और वो जो 1.5 से 2 घंटे का काम था अब वो 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 मिनट में आपके 10 के 10 घरों में केक डिलीवर हो सकता है। तो इसमें आपने क्या किया, अपना टाइम बचाने के लिए अपने प्रोसेस को एफिशिएंट किया और लोग हायर करके। कोड में भी आप इसी तरीके से करते हो कि आप फॉर लूप की मदद से अपने कोड को एफिशिएंट करते हो। मान लो आपको 1 से लेकर 31 तक की एक लिस्ट बॉक्स जनरेट करनी है जहां पर आप यूजर से उसकी डेट पूछना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप डेट ऑफ बर्थ पूछना चाह रहे हो जिसमें आपके पास 1 से लेकर 31 तक डेट्स हैं। अब अगर मुझे 1 से लेकर 31 तक डेट्स प्रिंट करनी है तो एक तो वे ये है कि मैं एक एक डेट का एक एक वेरिएबल बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट 1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, फिर उसके बाद डेट 2। तो ये मेरा क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ टास्क हो रहा है। सिमिलरिटीज हैं इन वेरिएबल्स के अंदर, सिमिलरिटीज हैं, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ एक एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करके। अब मुझे 1 से लेकर 31 तक डेट्स चाहिए तो मैं फॉर लूप की मदद से आसानी से इसको जनरेट कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं लिखूंगा फॉर, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर एक दफा होगा। मैंने लिखा यहाँ पे लेट और यहाँ पर मैंने लिखा i इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है 0। अब हमारे केस में 1 से लेके 31 तक डेट्स प्रिंट करनी है तो हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू देंगे 1, 0 नहीं देंगे। उसके बाद हम बताएंगे लिमिट। लिमिट बताने के लिए हम लिखेंगे i। लिमिट क्या है कि हमें 1 से लेके 31 तक डेट प्रिंट करनी है। सेकेंड पैरामीटर में आप बताओगे लिमिट। मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 31 तक अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल हो जाए 31 के तो लूप को रोक दो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर छोटी सी भी गलती कर दी लूप में तो आपका लूप अनलिमिटेड टाइम चल जाएगा, जिससे आपका ब्राउजर भी हैंग हो सकता है। क्योंकि ब्राउजर में अगर अनलिमिटेड लूप चल गया
तो आपकी मशीन की वो सारी मेमोरी को यूज कर लेगा, जो कि एक रॉन्ग है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। यहाँ पर हमें लिमिट का ख्याल रखना है। हमने यहाँ पे लिमिट दी है आई की वैल्यू 31 के बराबर हो जाए तो रोक दो। उसके बाद हम थर्ड पैरामीटर में बताएंगे कि हर दफा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो एक नंबर का। जैसे अभी हमने डिफॉल्ट वैल्यू 1 दी है, नेक्स्ट टाइम जब चलो तो इसकी वैल्यू को 2 कर दो, उसके बाद चलो तो इसकी वैल्यू को 3 कर दो। इस तरीके से 31 तक हर बार आई की वैल्यू को चेंज करते जाओ। और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं console.log और यहाँ पे हम लिखते हैं लूप वैल्यू और यहाँ पर हम आई लिख देंगे और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास लूप वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 से लेके 31 तक। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब 31 तक 1 से लेके ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब इस वैल्यू को हम एरे में स्टोर करके HTML की मदद से इसमें हमारी लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो ये सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट है। इसको डिटेल में समझेंगे जब हम इसको रियल प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करेंगे और थोड़ा बहुत जब एरे को समझेंगे तब भी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि लूप का काम एरे से कैसे पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास होता है वाइल लूप। वाइल लूप के लिए मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0। अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर पहले कर रहा हूँ। पहले मैं फोर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था, अब मैं वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वाइल को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर पैरेंथेसिस ओपन करके अब यहाँ पर मैं ये वाला काम करूंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ x लेस देन इक्वल टू 31 तक। और इसकी वैल्यू को भी मैं चेंज कर देता हूँ 1 और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आपने कंडीशन बतानी होती है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो तुम रुक जाना। तो अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी डिफाइन कर दी और उसके बाद x की वैल्यू का एंड भी बता दिया, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है i++। अब ये कहाँ पे करेंगे इसको भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ while वैल्यू और यहाँ पर मैं x की वैल्यू को इसमें डाल दूंगा और x कर दूंगा यहाँ पर प्लस। यहाँ पर मैंने क्या किया कि हर दफा ये चलेगा लेकिन x की वैल्यू को मैंने हर बार इंक्रीमेंट कर दिया। अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो ये अनलिमिटेड टाइम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 है और ये 31 तक चलना है और 31 वैल्यू तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपने ऊपर कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के हिसाब से आपने अपने कोड को करना है, वरना आप मेमोरी बिजी करके अपने ब्राउज़र को हैंग भी कर सकते हो और मशीन को भी हैंग कर सकते हो। तो अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, घबराना मत। आप एक दफ़ा उसको क्लोज कर लेना ब्राउज़र को तो सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो गलतियाँ करोगे तो उससे सीखोगे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप गलतियां करते हो, यानी कि आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो और आप प्रैक्टिस करो ताकि आपका इन चीज़ों में हाथ पक्का हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ मैं। तो ये देखें मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 से लेके 31 तक। पहले लूप वैल्यू चला यहाँ तक, उसके बाद मैंने वाइल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये है सिंपल फॉर लूप और वाइल लूप। कंट्रोल फ्लो वाला हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन, जिसमें हम समझेंगे डिक्लेयरिंग फंक्शन, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं कि फंक्शन हम बनाते क्यों हैं। देखिए अभी हम जो भी कोड कर रहे हैं वो सारा इसी तरीके से ऐसे ही हमने रख दिया है। इसका जो प्रॉपर बेस्ट यूजेज है कोड करने का वो ये है कि हम फंक्शन बना के अगर इसको करते तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें पता लग रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फ्री डिलीवरी को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डिस्काउंट को। अगर हम इन सब को फंक्शन में रैप कर देते और इन फंक्शन को सिंपली कॉल कर देते तो हमारा कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले फंक्शन डिक्लेयर करना समझ लेते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन। हम क्या करते हैं कि एक गेट डिस्काउंट का फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम सिंपली डिस्काउंट पास कर देंगे, जो भी हमारा डिस्काउंट करंटली चल रहा है। फंक्शन के लिए हमें फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन का यहाँ पर हम नाम देते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं। इसमें हम वैल्यूज पास करेंगे जो मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से, और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेंगे जैसे हमने ऊपर इफ एल्स में और वाइल में किया था, फॉर लूप में किया था। इस तरीके से हम यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। इसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना लाजमी है और इसमें रिटर्न भी पास करना लाजमी है। जो भी आप फंक्शन में काम करोगे उसको रिटर्न करो, वरना आपका फंक्शन एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 200 का, या हम इसको 500 कर देते हैं क्योंकि ऊपर भी हम ये वैल्यूज यूज़ कर चुके हैं। इसमें मैं लगा देता हूँ करंट डिस्काउंट और इसको मैं फंक्शन पास कर देता हूँ इस वेरिएबल को। इस फंक्शन से जो भी वैल्यू निकलेगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे console.log करके देख लेता हूँ कि अभी करंट डिस्काउंट ये क्या पास कर रहा है, और इसका प्रीव्यू जाके ब्राउज़र में देखता हूँ तो ये देखें करंट डिस्काउंट 500 हमारे को शो कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे कोड में वापस। ये तो हो गया हमारा करंट डिस्काउंट। नेक्स्ट जो समझेंगे उसमें हम समझेंगे कि हम किस तरीके से इसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं।
पैरामीटर्स पास करने से मेरा मतलब ये है कि ये तो फंक्शन सिंपली हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर अब हम चाहते हैं कि ये जो डिस्काउंट है ये टोटल अमाउंट में हम अप्लाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन उसी तरीके से जिस तरीके से फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम बताएंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अप्लाई डिस्काउंट। वहाँ पर मैं सिंपली डिस्काउंट ले रहा था, अब मैं डिस्काउंट को अप्लाई करूँगा अमाउंट के ऊपर। इसी तरीके से पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे और अभी हमारे पास जो टोटल अमाउंट का वेरिएबल बना हुआ है ऊपर, उस टोटल अमाउंट के वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं लेट, यही वाला वेरिएबल दोबारा कॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि अब हम फंक्शन के अंदर हैं। इस फंक्शन के अंदर ऊपर वाले जितने भी कोड हैं उनका इम्पैक्ट अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे वेरिएबल एक स्कोप के अंदर पड़े हुए हैं। ये भी एक मेजर बेनिफिट है फंक्शन बनाने का। हमारा कोड बिल्कुल साफ सुथरा भी हो रहा है और वेरिएबल के नेम भी ऑक्यूपाइड नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे जाके इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे अप्लाई डिस्काउंट के अंदर, क्योंकि हमें फिलहाल करंट डिस्काउंट चाहिए और वो डिस्काउंट करंट हमें मिलेगा इस फंक्शन की मदद से। हम इस गेट डिस्काउंट के फंक्शन को कॉल करके इसमें वैल्यू पास कर देंगे। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। console.log करके चेक कर लेते हैं। हम अभी खड़े हैं अप्लाई डिस्काउंट के अंदर, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पास करके चेक कर लेता हूँ कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमें शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट से मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और नीचे जाके इसको पेस्ट करूँगा। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। हम एग्जीक्यूट करके इसकी वैल्यू को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिटर्न करना लाजमी है, तभी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट करके चला के देख रहा हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अप्लाई डिस्काउंट हमें मिल चुका है 500। ये जो ऊपर हमारा फंक्शन बना हुआ है गेट डिस्काउंट का, ये फंक्शन इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है और इसकी वैल्यू को पास कर रहा है इस वेरिएबल के अंदर। अब हमारी कंडीशन लगाएंगे हम। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। हम क्या कहेंगे कि टोटल अमाउंट को माइनस कर देंगे करंट डिस्काउंट से और इस वैल्यू को हम कर देंगे रिटर्न। अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पास किया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वार या लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम इसको रिटर्न करेंगे और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कोई प्रीव्यू नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, कोई console.log नहीं लगाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। न्यू अमाउंट कर लेते हैं और इसको हम console.log कर लेते हैं न्यू अमाउंट। इसको प्रीव्यू देखते हैं तो हमारा नया अमाउंट बन चुका है 3700 रुपये का, जिसमें हमारा पहले अमाउंट क्या था वो भी हम प्रिंट कर लेते हैं। पहले अमाउंट था हमारा टोटल अमाउंट, इसको यहाँ पे पास कर देते हैं और उसका चेक करते हैं प्रीव्यू के पहले अमाउंट क्या था और अब अमाउंट क्या। पहले हमारा था 4200 और नई वैल्यू जो हमें इस फंक्शन ने रिटर्न की है वो है 3700। अब इससे क्या हुआ, हमारा कोड साफ सुथरा हुआ, एक फंक्शन के बेसिस के अंदर हो गया और इससे हमें पता लग रहा है कि कौन सा कोड हमारा क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसका यूजेज आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो अपने कोड में। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर्स एंड रिटर्न वाला। अब हम समझते हैं फंक्शन एक्सप्रेशंस को। इसमें भी आप फंक्शन ही बना रहे होते हो लेकिन इसमें आप फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हो हाथ के हाथ। मैं दिखाता हूँ कैसे। आपने एक फंक्शन बनाया न्यू डिस्काउंट का। पहले आप फंक्शन बना रहे थे, फंक्शन लिखते थे पहले, उसके बाद फंक्शन का नाम देते थे। इसमें आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टली और यहाँ पे लिखा फंक्शन, लेकिन पहले आप इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन और यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस तरीके से इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लेना। ये हमारा फंक्शन इस वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे और लिख देंगे 1000 और इसको कॉल करेंगे न्यू डिस्काउंट को। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं और जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने जानबूझ के। मैंने पूरा का पूरा फंक्शन ही console.log में पास कर दिया। यहाँ पर हम फंक्शन को इक्वल टू करके वेरिएबल में पास करते थे और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल करते थे, लेकिन अभी हमने सिंपली फंक्शन को वेरिएबल में तो डिक्लेयर कर लिया। अब ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस देंगे तो वो उसकी वैल्यू को दिखाएगा कि उस फंक्शन से हमें क्या मिल रहा है। उसके रिजल्ट को देखने के लिए हमें इस तरीके से डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ये उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो इसको कहते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन। इन द एंड हम फंक्शन ही बना रहे हैं। आप इस तरीके से फंक्शन बनाओ या इस तरीके से फंक्शन बनाओ। अभी तो न्यू फंक्शन आ रहे हैं, एरो फंक्शन वगैरह, जो हम ये 6+ फीचर्स कवर करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो मेरे एडवांस कोर्स में है, उसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें समझेंगे जावास्क्रिप्ट की जो अभी आई हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बेसिक्स को समझते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो, उनको किस तरीके से यूज़ करते हो वो समझ लो। फिर हम लेटेस्ट फीचर्स को समझेंगे और उसको एक रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन वाला टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरेज। इसमें हमारे पास है क्रिएटिंग एरेज,
एरेस को मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे, और एरे के कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि एरे का पर्पस क्या है। एरे का पर्पस सिंपल है। जिस तरीके से आप एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू रख रहे थे, अब हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। और ये भी एक डेटा टाइप है। जिस तरीके से स्ट्रिंग आपकी एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग को आप डिक्लेयर करने के लिए डबल कोट यूज करते थे, एरे के लिए आप यूज करोगे ये वाले ब्रैकेट। इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करके और क्लोज करोगे तो ये आपका एरे बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे हमें प्रोडक्ट्स का डेटा डिस्प्ले करना है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं। मैं एक प्रोडक्ट्स का एरे बनाता हूँ, उसी तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसमें भी, जिस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। ऊपर हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे हर वेरिएबल में, अब हम मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे। और मल्टीपल वेरिएबल रखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड अपनी वैल्यूज दे देंगे। जैसे जैसे हम वैल्यूज रखते जाएंगे, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको एक इंडेक्स असाइन करता जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, उसके बाद लिखता हूँ कोमा देके सैमसंग, उसके बाद कोमा देके मैं लिखता हूँ गूगल। अभी हमने क्या कर दिया है कि हमारी प्रोडक्ट्स को एरे में स्टोर कर लिया है। अब हम इसका पहले प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या मिलता है हमें। console.log करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स और इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब हम इसका जाके ब्राउजर में प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये दिखा रहा है कि हर वैल्यू को इसने एक इंडेक्स असाइन कर दिया है। एप्पल का इंडेक्स क्या है 0, सैमसंग का इंडेक्स क्या है 1 और गूगल का इंडेक्स है 2। इस तरीके से हम मजीद वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये उसको इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स असाइन करता जाएगा। एक बात याद रखिएगा, एरे की वैल्यूज का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से होता है। यानी कि हमारी पहली वैल्यू अगर एप्पल है तो ये 1 इंडेक्स नहीं है, ये 0 इंडेक्स है। यानी कि 1 इंडेक्स हमारा है सैमसंग की वैल्यू को कॉल करना है तो हमें एरे को 1 देकर कॉल करना पड़ेगा। दिखाता हूँ कैसे। अभी हमने क्या किया है, पूरा का पूरा एरे कॉल किया है। अब हम एरे में से सिंगल वैल्यू को कॉल करते हैं। एरे में से सिंगल वैल्यू कॉल करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे console.log get one product, यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब मुझे अगर सैमसंग कॉल करना है तो एप्पल पड़ा हुआ है 0 पे, सैमसंग पड़ा हुआ है 1 पे। ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप लूप चला रहे होते हो तो इसमें आप बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हो। एज अ बिगिनर मैं खुद भी मिस्टेक करता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। अगर मुझे सैमसंग गेट करना है तो मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा, 2 पास नहीं करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और इसका प्रीव्यू देखूंगा तो ये मुझे सैमसंग मिल गया। तो इस तरीके से आप एरे में स्टोर करते हो वैल्यूज़ अपनी मल्टीपल, और इस तरीके से आप उस एरे की वैल्यू को कॉल कर रहे होते हो। आप सिंगल वैल्यू भी कॉल कर सकते हो और पूरा का पूरा एरे भी कॉल कर सकते हो। और इस एरे को अगर आप रियल वेबसाइट में देखो तो आपके पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही होती हैं वो सब रेंडर होने से पहले एरे में पड़ी होती हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक एरे में रख देते हैं। अभी तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम रखा है, हम इसमें प्राइस भी रख सकते हैं, हम इसमें डिस्काउंट भी रख सकते हैं, हम इसमें फोटो भी रख सकते हैं। एक वैल्यू के साथ मल्टीपल वैल्यू किस तरीके से रखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी एरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और इस दफ़ा हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स विद डिटेल कर देते हैं, प्रोडक्ट विद डिटेल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 0 पे एप्पल, 1 पे सैमसंग और 2 पे गूगल। हम क्या करेंगे, अगर हमें एप्पल के साथ कोई और वैल्यू रखनी है 0 इंडेक्स पे, यानी कि इस इंडेक्स में अगर मुझे दूसरी वैल्यू भी रखनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको भी ब्रैकेट में रख लूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, अब हम एरे के अंदर एक और एरे बना रहे हैं और इसके अंदर अगर मैं कॉमा देकर दूसरे में पास कर दूँ 5000 और इसको सेव कर दूँ तो अब मैंने क्या किया, इस एरे में उसकी प्राइस भी रख दी। यानी कि अब एरे के अंदर 0 वैल्यू पे जो एप्पल पड़ा है उसके अंदर एक और एरे है जिसके अंदर हमारे पास 0 पे एप्पल है और 1 पे उसकी प्राइस पड़ी है। इसको कॉल करते हैं console.log से। पहले हम इसका एरे पूरा का पूरा देखते हैं किस तरीके से इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो ये देखें हमारा एरे बन चुका है, लेकिन हमारे एरे की जो पहली इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो चुकी है एक और एरे में और उसके अंदर और वैल्यूज पड़ी हैं। एप्पल के साथ हमने उसकी प्राइस भी रख दी। अब हमें एप्पल की प्राइस गेट करनी हो, यानी कि पहले एप्पल गेट करना है और फिर उसकी प्राइस गेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास आ गया, हमने कहा ये एप्पल डिटेल, ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि 0 पास करना है ब्रैकेट के अंदर। अब ये पूरा का पूरा एरे कॉल हो गया। अब इस 0 के अंदर हमारे पास 0 पे पड़ा है नेम। ये जो 0 और 1 की जो कन्फ्यूजन है ना, ये आपकी तब खत्म होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे।
तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखा दूं और ये कोड जब मैं गिटहब पे पुश करूंगा तो आप इसके साथ प्ले कीजिएगा। आप अपनी एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखिएगा ताकि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और ब्रैकेट पास करूंगा और उसको कहूँगा 0। अब मैंने क्या कहा है कि पहले 0 के इंडेक्स को कॉल करो, मुझे पूरा एरे मिल गया, और उस एरे के अंदर से भी 0 वैल्यू को कॉल करो। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, इसको मैं सेव करके इसका प्रीव्यू देखूंगा तो ये मुझे एप्पल डिटेल्स मिल गई। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास डिटेल, इसको मैं कह देता हूँ डिटेल, प्रोडक्ट नेम कह देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम एप्पल आ गया। अब इसकी प्राइस को कॉल करते हैं, तो इसकी प्राइस किस में पड़ी है हमारे पास, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, इसको मैं प्रोडक्ट प्राइस कह देता हूँ। अब इसकी प्राइस हमारे पास पड़ी है 1 इंडेक्स पे, मतलब एरे के अंदर एक और एरे, 0 पे उसका नाम पड़ा है, 1 पे उसकी प्राइस पड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखूंगा तो हमारे पास इसकी प्राइस आ गई। तो ये जैसे ही डेटा आएगा, हमने क्या किया कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी हमने एक एरे में स्टोर की, और हमारे HTML में जब हम इसको रेंडर करेंगे तो हम इजीली हमारी प्रोडक्ट को 1 गो में दिखा सकते हैं। एरे का बहुत यूज़ होने वाला है। जब हम जावास्क्रिप्ट को रियल प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये आपको हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। वो हम एडवांस कोर्स में कवर करेंगे सारी चीज़ें। ये हमारी हो गई प्रोडक्ट विद डिटेल्स। अब हम समझते हैं कि एरे की वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि मुझे एरे में जो 0 इंडेक्स पे एप्पल पड़ा है और उस एप्पल की प्राइस मुझे चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि ये हमारी प्रोडक्ट विद डिटेल्स की एरे बना हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, एप्पल की प्राइस को चेंज करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले तो हम सिंगल एलिमेंट को कॉल करके उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स का एरे ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें हमारे पास 1 में सैमसंग पड़ा हुआ है, हम सैमसंग को रिप्लेस कर देंगे किसी और नाम से। मैं दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद फिर मल्टीपल एरे को रिप्लेस करना सीखेंगे। पहले सिंगल एरे को कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, इस वेरिएबल को यहाँ पे करेंगे कॉल, और जिस तरीके से हम वैल्यू को गेट करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे और इसके आगे लगा देंगे इक्वल टू। हमें सैमसंग की वैल्यू चेंज करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और सैमसंग के आगे हम लगा देंगे MI। अब ये हमारा क्या हुआ कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी हमने उसको कर दिया ओवरराइट। पहले वो सैमसंग थी, अब हमने उसको कर दिया MI। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। अगर हम इस कंसोल लॉग प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ पे कॉल कर लें और जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर हमारे पास सैमसंग था, नीचे हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई MI। हमने क्या किया, प्रोडक्ट के एरे में 1 में जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप एरे में मॉडिफाई करते हो उसके एलिमेंट को। एक और बात आपको बताऊं, ये आपके एलिमेंट है और इसका जो इंडेक्स होता है उसको आप की भी कह सकते हो, इंडेक्स भी कह सकते हो, लेकिन ये उसके एलिमेंट्स हैं जिनको हम चेंज कर रहे हैं इस लॉजिक से। अब हम करते हैं मल्टी एरे की वैल्यू को चेंज। यहाँ पे हम करते हैं एप्पल की प्राइस को चेंज। उसके लिए हम यही सेम लॉजिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट विद डिटेल को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमारे पास 1 पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि 1 पे हमारे पास क्या पड़ा है, उसकी प्राइस, हम 1 पे उसकी प्राइस को चेंज करके कर देंगे 10,000 और इसको सेव करेंगे और इसको हम कॉल, और अब हम इसको कॉल कर लेते हैं console.log में और जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो अब हमारे पास जो एरे था उसके अंदर 0 पे हमारी जो एप्पल पड़ी है उसकी प्राइस चेंज हो चुकी है। तो हमने क्या किया, मल्टीपल जो एरे हमारा बना हुआ है उसकी भी वैल्यू को हमने यहाँ से इजीली चेंज कर लिया एक्सेस करके। जिस तरीके से हम वहाँ पे कॉल कर रहे थे ऊपर, उसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू को कॉल करके यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप एरे की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हो। अब ये तो एरे की वैल्यू को हमने मॉडिफाई किया है। अगर हमें एरे में एक और वैल्यू इंसर्ट करनी हो, जैसे हमारा ये जो प्रोडक्ट्स का एरे है इसमें मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है, ओवरराइट नहीं करनी, यानी कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर MI ऐड कर दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का एरे जब console.log कर रहा हूँ तो मेरी जो नई डिटेल आ रही है प्रोडक्ट्स की उसमें मेरे पास MI आ रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं MI को यहाँ पे रिप्लेस करूँ, मुझे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है इसके अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एरे मेथड। एरे के भी हमारे पास मल्टीपल मेथड है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम अभी फिलहाल समझेंगे कि एरे में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के एरे के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट्स और उसके बाद लगाएंगे डॉट। अब हमारे पास ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हमें सजेस्ट कर रहा है जो जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। इन सारे फंक्शन को अभी हम नहीं समझ रहे, अभी हम समझेंगे पुश को कि किस तरीके से पुश हमारी हेल्प करेगा एरे में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। हम यहाँ पे इस तरीके से इसको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे और अब हम इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और पूरा का पूरा एरे भी पास कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी स्ट्रिंग पास करके एक नई प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1+ और इसको सेव करते हैं और जब इसका प्रीव्यू, अच्छा मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा console.log
लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे मेथड ताकि मुझे पता हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लूँगा और जैसे इसका प्रीव्यू देखूंगा तो अब हमारे पास क्या हुआ, एरे में हो गई 4 वैल्यूज़। इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास 0 पे पड़ा है एप्पल, एम आई इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने ऊपर इस एरे की वैल्यू को मॉडिफाई किया था, तो ये अभी भी मॉडिफाइड है। उसके बाद गूगल, उसके बाद फिर वन प्लस। और जैसे ही हमने इस एरे में वैल्यू पुश की, जावास्क्रिप्ट ने इसको ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स असाइन कर दिया जो इसका इंडेक्स है 3। यानी कि अगर मुझे इस इंडेक्स को कॉल करना है तो मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ। तो ये जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, एरे 3 में हमारे पास पड़ी है वन प्लस। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम एडवांस फीचर्स में कवर करेंगे। जो यूज़फुल मेथड हैं उन सबको कवर करेंगे एडवांस कोर्स में। अभी आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसानी होगी। तो ये हमारा था एरे वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और उसमें वैल्यू को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और अपना खुद का मेथड कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ये भी हम समझेंगे। इसमें ये भी एक डेटा टाइप है। जिस तरीके से हमने एरे डिक्लेयर किया था वेरिएबल के अंदर, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उसी तरीके से। पहले हम वेरिएबल का नाम देंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट इन्फो और इक्वल टू करके, अच्छा हम एरे डिक्लेयर करते थे ब्रैकेट से और ऑब्जेक्ट करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट से। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो, एरे में भी आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो। अब एक मिनट आप इसको देखो, इसमें आपने प्रोडक्ट का नाम रखा है और उसकी प्राइस रखी है। लेकिन अभी अगर आपको प्रोडक्ट का नाम और प्राइस गेट करनी होती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो किस इंडेक्स पे पड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट का नाम किस इंडेक्स पे है, उसकी प्राइस किस इंडेक्स पर है। अगर हम हमारी वैल्यू को नाम दे दें, यानी कि हम उसको एक की दे दें, तो ये जो की वैल्यू है ये हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। मैं एक नाम बनाता हूँ की और उसको मैं असाइन कर देता हूँ एप्पल। अब यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि हमारे पास एक एप्पल प्रोडक्ट है और सेकंड वैल्यू में हम दे देते हैं उसका प्राइस। हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस की और उसकी प्राइस दे देते हैं 9000। अब आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। यहाँ पर आपको इंडेक्स से देखना पड़ता था कि आपका नाम कहाँ पड़ा है और प्राइस कहाँ पड़ी है। यहाँ पर आपको क्लियर विजिबल हो रहा है कि आपका नाम कहाँ है और प्राइस कहाँ पर। अब इसको कॉल करके दिखाता हूँ। console.log करते हैं, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ और इसका जाके ब्राउजर में प्रीव्यू देख, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की इन्फो आ चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कितना आसान हो गया हमारे लिए अब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को देखना। अब हम इसको कॉल करते हैं, यानी कि अब हमें प्रोडक्ट के नेम को कॉल करना है तो हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, अब हमें उसकी की ज़रूरत है। दिखाता हूँ कैसे। अगर हमें प्रोडक्ट का नाम पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इन्फो ऑब्जेक्ट की को कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट के बाद हम लगाएंगे उसकी की का नाम। उसकी की क्या है हमारे पास, नेम। जैसे हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर हम बता देते हैं प्रोडक्ट नेम, इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट की नेम मिल गई। देख रहे होंगे कि हमें पहले 0 इंडेक्स से उसका नाम निकालना पड़ रहा था, अब हमें इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट की से उसका नाम निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का बेनिफिट है। इसी तरीके से उसकी प्राइस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डॉट के आगे लिख दूंगा सिंपली प्राइस, तो ये हमारे पास उसकी प्राइस आ गई। तो आप ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स के थ्रू अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हो। आप एरे में भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। हम इसी ऊपर वाले एरे को कॉल कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट विद डिटेल्स को यहाँ पर प्रोडक्ट विद मोर डिटेल्स के नाम से बना लेता हूँ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अब यहाँ पर मैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी कि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स की हमारे पास मल्टीपल डिटेल्स हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा 0 इंडेक्स पे और यहाँ पर मैं दे दूंगा नेम, स्ट्रिंग में बता दूंगा एप्पल और दूसरा मैं दे दूंगा प्राइस और उसके अंदर नंबर असाइन कर दूंगा 6000। तो ये अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सैमसंग और उसकी प्राइस हमने रख दी 4000। और एक और हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं और इसको मैंने दे दिया गूगल। अब देखिए हमारे पास कितना क्लियर एरे बन गया। एरे के अंदर हमने इंफॉर्मेशन के साथ उसकी वैल्यूज़ को रखा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है एरे और ऑब्जेक्ट का। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं console.log करके और जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे आ गया। 0 इंडेक्स पे हमारे पास एक प्रोडक्ट पड़ी है और 1 पे भी प्रोडक्ट पड़ी है, लेकिन अलग अलग प्राइस और अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इस तरीके से हम हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं एरे और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। इसका यूजेज आपके पास बहुत ज़्यादा होने वाला है रियल प्रोजेक्ट्स में।
अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आप एरे में स्टोर कर रहे होगे, जिससे आप अपने पेज को रेंडर करोगे HTML के अंदर, यानी कि ये जो डेटा अभी आपने एरे में रखा हुआ है इसको आप HTML के अंदर रेंडर करोगे। इस एरे में स्टोर करने से आपका क्या होगा, वन टाइम कोड हो गया एरे में, और आपका रिपीटेशन ऑफ HTML वन गो में आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप। पहले मैं एक वैल्यू के प्रोडक्ट के नेम को गेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे console.log करते हैं। अब हम चाहते हैं कि सैमसंग की मुझे प्राइस निकाल के दो। सैमसंग हमारा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूँगा, सैमसंग प्राइस, इस एरे को कॉल करूँगा। इस एरे में हमारे पास सैमसंग पड़ा है 1 पे, और इसके अंदर मैं दे दूँगा, क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और जाके इसका प्रीव्यू देखूँगा तो मुझे सैमसंग की प्राइस मिल गई। इस तरीके से हम एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं उसकी वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में उसकी नेम और प्राइस पड़ी है, हम इसकी वैल्यू को चेंज करने की करते हैं। ये console.log मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पहले हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये हमारा करंट इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइस और उसका नेम। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर हमें इसको मॉडिफाई करना है, जिस तरीके से हम एरे की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे थे उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को कॉल कर लेना है, उसके बाद हमने इसके बाद लिखना है डॉट देके हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे नेम, और इसके आगे लिख देंगे, इसकी वैल्यू में चेंज करके करना चाहता हूँ गूगल, और इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं इसको console.log करूँगा तो मुझे जो नई वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी गूगल। ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो यूजिंग की, और उसी तरीके से आप इसकी प्राइस भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके से प्राइस को कॉल करूँगा, इक्वल टू लगा के उसके आगे की वैल्यू को कर देता हूँ 6000, और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये मेरे पास, इसको console.log करना पड़ेगा। इसको मैंने console.log किया और ये हमारे पास न्यू वैल्यू आ चुकी है। पहले इसकी 9000 थी प्राइस, अब इसकी 6000 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। एक और हमारे पास की बेनिफिट है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी अपने फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं कैलकुलेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक की बनाएंगे ऐड, और उसके अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शन, और उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे x, y, और इसके अंदर इसी तरीके से हम जिस तरीके से फंक्शन के पैरेंथेसिस देते हैं उसी तरीके से फंक्शन के पैरेंथेसिस देके कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लेंगे, और इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ पर हम रिटर्न दे देंगे। यानी कि अब हम एक की में अपना कंप्लीट फंक्शन पास कर रहे हैं। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मैं एडवांस कोर्स में कवर करूँगा, अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरह के बेनिफिट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हैं। अब हम यहाँ पे इसकी रिटर्न करके हम कहते हैं x को प्लस कर दो y के साथ, और जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। अब हम इस कैलकुलेट के वेरिएबल को कॉल करके इसके आगे लिखेंगे डॉट। पहले इसको console.log कर लेते हैं, तो ये हमें दिखाएगा कि हमारा फंक्शन इसमें रेडी हो चुका है। एक स्ट्रिंग देके उसके आगे कोमा देके ये देखिए हमारा फंक्शन दिखा रहा है। ऐड के अंदर हमारा एक पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है जिसमें हम दो वैल्यूज़ लेंगे एज अ पैरामीटर x और y, और उसके अंदर हम उस वैल्यू को प्लस करवा रहे हैं, जो हमारा कोड हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करते वक्त इसके अंदर, इस कैलकुलेट के अंदर डॉट लगा के ऐड लिखेंगे और इसके अंदर पैरेंथेसिस देंगे, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। अब ये हमारी जो की है वो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर में देंगे 2,3। तो ये क्या करेगा, 2,3 को ऐड करके हमें इसका रिजल्ट दिखा देगा जो बना हमारा 5। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे पूरे फंक्शन बना सकते हो। ये सब जब आप रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना कि किस तरीके से हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक लगा के, लाइक सब्सट्रैक्ट करवाना, मल्टीप्लाई करवाना, इस तरह की थोड़ी सी चेंजेस करके आप इसको प्रैक्टिस करना। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा जब आप इसको रियल प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करोगे। ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इन सब को अपने एडवांस कोर्स में मैं रियल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और जावास्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट न्यू फीचर्स हैं उन सबको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर अपने अगले कोर्स में। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट वाला, इसको चेकबॉक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट में इंटरेक्शन के लिए डायनामिकली HTML के अंदर हम इंटरेक्शन डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, बट वो होगा कैसे, इन दोनों टॉपिक्स की मदद से हम वो कवर करेंगे, उनकी बेसिक्स को समझेंगे। हमने बहुत सारी बेसिक जावास्क्रिप्ट की समझ ली हैं, एरे, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स
बहुत इंपॉर्टेंट थे एक बिगिनर के लिए। अब हम थोड़ा HTML से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये तीनों मैं एक साथ इवेंट्स के अंदर आपको कवर करवाता हूँ। मैं पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इवेंट्स का। इवेंट्स में हम क्या कर रहे होते हैं, HTML से जावास्क्रिप्ट को बता रहे होते हैं कि हमारा ये काम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन है, अब यूज़र ने जैसे ही उस बटन पर क्लिक किया तो हम जावास्क्रिप्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि यार यूज़र ने इस बटन पर क्लिक कर दिया, अब आप अपना काम करो और सर्वर से जाके कोऑर्डिनेट करके यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड करने में मदद करो। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, HTML में चलते हैं और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ क्लिक मी, इसको मैं ID दे देता हूँ माई बटन। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे पास क्लिक मी की जगह पे मैं कह देता हूँ इसको एड टू कार्ट। ये थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल से हो जाएगा। अब जैसे ही यूज़र ने एड टू कार्ट पर क्लिक किया, एक बटन है हमारा, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ एड टू कार्ट का, थोड़ा BR लगा दूँ इसमें। यहाँ पर एड टू कार्ट का एक बटन है, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट को पता लग जाए ताकि जावास्क्रिप्ट अपना काम करना शुरू कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा एड टू कार्ट का, और यहाँ पर इस फंक्शन को बनाने के लिए अब ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा इस बटन के अंदर। किस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। ये हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं जो HTML के अंदर हमें मिलते हैं, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को अलर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वो फंक्शन का नाम पास कर दूंगा। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, एड टू कार्ट। यहाँ पे एड टू कार्ट कॉल करके यहाँ पर पैरेंथेसिस दे दूंगा, क्योंकि फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस बटन के क्लिक के ऊपर। तो जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसी तरीके से हम इस बटन में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे और इसको सेव करके इसको चेक करेंगे। तो अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने इस फंक्शन में कुछ किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे console.log करेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं बटन क्लिक्ड। सेव करते हैं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास आ गया बटन क्लिक। यानी कि अब हमारे जावास्क्रिप्ट को पता लग रहा है कि यूज़र ने बटन पर क्लिक किया है। इंटरेक्शन की बात तो कर रहे थे, अब आए हैं हम असल चीज़ के ऊपर। बेसिक हम समझ चुके हैं जावास्क्रिप्ट की, अब उन बेसिक्स को इन बटन के एक्शन के ऊपर हमें अप्लाई करना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट से यूज़र को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। ये तो हो गया हमारा ऑन बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन परफॉर्म। अच्छा, एक और भी हमारे पास चीज़ है, इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर क्या होता है, इसको हैंडल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इवेंट लिसन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इवेंट लिसनर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये कोड उठा के बॉडी में नीचे रखना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों। हम इसको बॉडी में रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, आप कोशिश कीजिए उसको एंड में ही रखें ताकि आपके HTML और CSS पहले रेंडर हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस एक और बटन क्लिक कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं सब्सक्राइब, ताकि थोड़ा सा आप बटन पे भी तो क्लिक करें सब्सक्राइब के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन क्लिक हटा देंगे। अब हमने एक बटन क्रिएट किया जिसको हमने सब्सक्राइब नाम दिया, इसको ID दे देता हूँ मैं सब्सक्राइब की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर रहे थे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट में ही रहते हुए ये चेक करूं कि मेरे इस बटन पर किस किस ने क्लिक किया है और कब कब क्लिक किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस ID को लूंगा और इस ID की मदद से इवेंट लिसनर क्रिएट करूंगा। किस तरीके से, पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट और उसके बाद हम लिखेंगे डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं कि कोई इस बटन पर अगर क्लिक करे, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में उसकी ID देंगे बटन की ID है सब्सक्राइब। अगर कोई इस पर क्लिक करे तो तुम जाग जाओ और जाग के तुम क्या करो, हम इसको एक्शन बताएंगे कि इस पर क्लिक हुआ है और यहाँ पर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। मैं सिंपली फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ console.log सब्सक्राइब बटन क्लिक। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ। ये देखें, अभी हमारा कोई भी बटन पे क्लिक नहीं हुआ तो हमारे को कोई भी console.log नहीं दिखा रहा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें सब्सक्राइब बटन क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब बटन क्लिक, जो हमने यहाँ पर एक्शन बनाया था। तो इस तरीके से आप अपने लिसनर बना सकते हैं, कोई भी बटन हो, कोई भी। अब XYZ जैसे मैं यहाँ पे तो भी बटन पे क्लिक करके इवेंट लिसनर बना रहा हूँ। मैं सिंपली डिव में भी ये ID पास करके इस तरह के इवेंट को लिसन कर सकते किस किस ने इस डिव पर क्लिक किया है। मैं सिंपली यहाँ पे दूंगा माई ID। अब इस ID पे कोई भी क्लिक करेगा, मैं इसमें XYZ कुछ भी लिख दूँ, अब इस ID पे जो भी क्लिक करेगा मुझे पता लग जाएगा। मैं सेम यहाँ पे कॉपी करके इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, सब्सक्राइब की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा मेरी ID को और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लिक। सेव करके इसका मैं प्रीव्यू देखूंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने लिसनर बना सकते हैं, उनके बेसिस पे हम अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML में। तो ये था हमारा इवेंट्स का टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉम मैनिपुलेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। डॉम मैनिपुलेशन में अब यूज़र से इंटरेक्शन से रिलेटेड जिस तरीके से हमने इवेंट्स को समझा कि किस तरीके से हम HTML से जावास्क्रिप्ट को अलर्ट कर सकते हैं कि ये काम परफॉर्म करो। अब जावास्क्रिप्ट को भी तो वापस HTML के पास ही आना है ना, और HTML के पास आके उसके अंदर चेंजेस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक किया। अब उस ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद उस बटन को हाइड हो जाना चाहिए और उसकी जगह पे उसको दिखाना चाहिए कि आपकी ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुकी है। ये जो HTML के अंदर जो चेंजेस करना है ये हम डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसकी डेफिनेशन को लेके। आप एज अ बिगिनर इसमें कंफ्यूज ना हो, आप बस ये समझो कि हम जावास्क्रिप्ट से HTML के पास जाके HTML के अंदर चेंजेस करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, और जावास्क्रिप्ट से HTML के अंदर से वैल्यूज़ को निकालेंगे भी। कोड की एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम एक सिनेरियो बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि HTML के अंदर एक डिव बनाते हैं। ये BR दे देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस डिव में हम लिख लेते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ID देते हैं, माय कंटेंट करके इसको मैं नाम दे देता हूँ ID को। अब हम एक बटन बनाते हैं और उस बटन को हम ऑन क्लिक इवेंट दे देते हैं, और उस ऑन क्लिक इवेंट पे हम कह देते हैं कि एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं चेंज टेक्स्ट, और उस फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में बना लेते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हमने फंक्शन में कंसोल लॉग $x दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस बटन के क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करके चेक करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं इसका। अच्छा, ये बटन आ रहा है लेकिन इसके बीच में हमें कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लिक मी। अब ये बटन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा कंसोल लॉग हो रहा है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इस बटन के क्लिक के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि इस बटन के क्लिक के ऊपर जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए। इस पर क्लिक करूँ और ये टेक्स्ट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा। हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर पहले तो हम इस टेक्स्ट को एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं टेक्स्ट कंटेंट का, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके उसकी ID बता देंगे। डिव की ID है हमारी माई कंटेंट, यहाँ पे माई कंटेंट लिख के डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस ID में जो भी टेक्स्ट पड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने प्रीव्यू किया तो ये मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया मेरा टेक्स्ट। जो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ गया। अब हम इसमें नया टेक्स्ट डालते हैं। अब मुझे अगर इस बटन के क्लिक पे इसका टेक्स्ट चेंज करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसके आगे लिखूँगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पर मैं अपना नया टेक्स्ट दे दूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू टेक्स्ट। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये हमने क्या किया कि एक HTML के एलिमेंट के अंदर जाके उसके अंदर अपना टेक्स्ट नया डाल दिया। हमने डॉम मैनिपुलेशन की है। तो इस तरीके से हम HTML के एलिमेंट्स में जाकर जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंजेस करके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी, जैसे ही हमने ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो बटन चेंज होके ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ पे, या फिर वहाँ पे एक मैसेज आ जाना चाहिए। तो इस तरह के काम आप इन सिंपल लॉजिक से कर रहे होते। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एवरीथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू इन जावास्क्रिप्ट बेसिक वो आपने सीख लिया है। अगर इस कोर्स से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करके फीडबैक दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इससे इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो या कोई गलती हो गई हो बोलने में तो सॉरी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।